Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd December 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about 50 years of Biological Weapons Convention. Important from our syllabus GS paper 2 international relations and international treaties point of view. बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है विच एम्स एट बैनिंग डेवलपमेंट प्रोडक्शन स्टॉक पाइलिंग ऑफ एवरी काइंड ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स। बायोलॉजिकल वेपन्स होते क्या है? देखिए, जब किसी पैथोजेन का जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या उनसे रिलीज होने वाले टॉक्सिक सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाए इन वॉरफेयर या फॉर टेररिज्म, तो फिर इस एक्टिविटी में जो एंटिटीज इस्तेमाल हुई हैं उनको कहा जाता है बायोलॉजिकल वेपन्स। जैसे वायरस आप फैला दे किसी देश में, वायरस आप फैला दे किसी एनिमी के आर्मी कैंप में, एक स्पेसिफिक तरीके के बैक्टीरियाज फैला दें या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आप उनके खाने में मिला दें, तो इसको कहा जाएगा बायोलॉजिकल वॉरफेयर। और जो एंटिटीज उसमें इस्तेमाल हुई हैं उनको कहा जाएगा बायोलॉजिकल वेपन। बैक्टीरियाज कैन बी यूज टू स्प्रेड एंथ्रेक्स डिजीज, वायरस फॉर स्मॉल पॉक्स वायरस। एक हाल फिलहाल में न्यूज में आया है एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिसिन, इसके बारे में हम देखेंगे अगले पेज में ये क्यों न्यूज में है। रिसिन इज ए डेडली पॉइजन मेड फ्रॉम कैस्टर सीड्स। इसको अगर थोड़ा सा भी ट्रेसेस में अगर इंसान को दे दिया जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। तो इसको खाने में मिला दिया जाए, अगर मान लीजिए किसी एनिमी आर्मी के कैंटोनमेंट में जहां खाना बनता है वहां मिला दिया जाए, तो इट कैन लीड टू मास लेवल डेथ। तो इन सब तरह की एक्टिविटीज को कहा जाएगा बायोलॉजिकल वॉरफेयर, और उसमें इस्तेमाल की जाने वाली जो एंटिटीज हैं उनको कहा जाएगा बायोलॉजिकल वेपन्स। इस तरीके के बायोलॉजिकल वेपन्स का प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग को पूरी तरीके से बैन करने का एम रखा गया है इन दिस इंटरनेशनल ट्रीटी जिसका नाम है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। इट केम इनटू फोर्स इन 1975। दुनिया के 180 से भी ज़्यादा देश इसके मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर। इंडिया इज इनफैक्ट अ फाउंडिंग मेंबर, यानी कि राइट सिंस द बिगिनिंग इंडिया इज अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन। इसमें अपार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट प्रोविजन जो आर्टिकल 1 में ही लिखा गया है कि जो भी इसके सिग्नेटरी मेंबर कंट्रीज हैं दे विल नॉट इंगेज इन डेवलपमेंट एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। जैसे आर्टिकल 4 कहता है कि जो मेंबर सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उनको अपने अपने देशों में कानून बनाना होगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स। तो भारत सरकार ने भी भारत के अंदर एक कुछ कानून बनाए हैं इन दिस लाइन, जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस। ये सब जो प्रोविजंस हैं डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर नॉट सोलली फॉर बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, बट इसमें बायोलॉजिकल वेपन्स को प्रिवेंट करने की भी बातें की गई हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 6 कहता है कि इफ ए कंट्री सस्पेक्ट्स कि कोई दूसरा देश बायोलॉजिकल वेपन डेवलप कर रहा है तो उस केस में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कंप्लेन रजिस्टर किया जा सकता है आज पर दिस कन्वेंशन। अब ये जो इंटरनेशनल लॉ है इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। हाल फिलहाल में इसकी सिग्निफिकेंस यानी कि करंट टाइम्स में इसका सिग्निफिकेंस बढ़ क्यों रहा है? तो जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नए नए तरीके की जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जैसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी एंड ऑल, तो अब संभावनाएं हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेंजरस बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में विथ राइजिंग of biotechnology at a faster pace, the significance of this convention has become even more, क्योंकि अब आज के टाइम में ज़्यादा डेडली बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जा सकते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से इस कन्वेंशन को लेकर के दुनिया के देश और ज़्यादा सीरियस हुए हैं, क्योंकि कोविड-19 को लेकर के कभी कभार ऐसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं, नो वन कैन सब्सटैंशिएट इट, बट ऐसी भी थ्योरीज आती हैं कि इसको जानबूझ करके कुछ देशों ने फैलाया था ताकि दुनिया के बाकी देशों के इकोनॉमिक ग्रोथ ट्राजेक्टरी को डिस्टेबलाइज किया जा सके।
राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी कि आजकल टेररिस्ट ग्रुप्स भी काफी साई टेक डेवलप्ड हो गए हैं, इक्विप्ड हो गए हैं, तो बायो टेररिज्म का रिस्क काफी हद तक बढ़ रहा है अब। हाल फिलहाल में गुजरात की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया था बिकॉज दे वर फाउंड प्रोड्यूसिंग रिसीन विच इज अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया था। अभी नवंबर महीने में ही गुजरात के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने रिसीन प्रोड्यूस करते हुए कुछ लोगों को पाया था। दे वर प्लानिंग टू डू लार्ज स्केल बायो टेरर अटैक इन मेजर इंडियन सिटीज विथ हेल्प ऑफ दिस रिसीन। मान लीजिए कि पानी की टंकी में मिला दिया, लोकल जहां से वाटर सप्लाई होता है उसमें मिला दिया। अब कुछ भी करके अगर इन्होंने खाने पीने की चीजों में इस तरीके के टॉक्सिक सब्सटेंस को मिला दिया तो लार्ज स्केल पर डेथ हो सकती है। ऐसी प्लानिंग कर रहे थे ये कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। दे वर जस्ट वेटिंग फॉर फाइनल कमांड फ्रॉम पाकिस्तान, उसके पहले ये लोग पकड़े गए। तो रिस्क ऑफ बायोटेररिज्म इज ऑल्सो ऑन द राइज एंड दैट इज द रीजन वाई ये जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है उसको और स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है, क्योंकि इसमें कहीं कहीं पे गैप्स हैं। गैप्स जैसे कि देयर इज नो वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, कोई ग्लोबल इंस्पेक्शन बॉडी नहीं है जो इंस्पेक्ट करे, बताए कि हाँ ठीक है इस देश में बायोलॉजिकल वेपन्स डेवलप नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, कन्वेंशन अगेंस्ट केमिकल वेपन्स, तो उसके जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके अंदर उनके देशों में कोई केमिकल वेपन तो नहीं डेवलप हो रहा, उसके लिए फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स। जैसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, तो जो देश उसके सिग्नेटरी हैं, फिर वहाँ पे सर्विलेंस करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IAEA, देखने के लिए कि कहीं ये लोग न्यूक्लियर वेपन तो नहीं डेवलप कर रहे। तो हर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ एक इंटरनेशनल वॉच डॉग या एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया जाना चाहिए जो इस बात को देखे और इंश्योर करे कि हाँ ये इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉलो हो रहा है या नहीं बाय द मेंबर कंट्री। इस केस में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के केस में ऐसा कोई इंटरनेशनल वॉचडॉग है नहीं, कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। देश जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अगर सीक्रेटली बायोलॉजिकल वेपन्स डेवलप भी कर रहे होंगे तो उसको एस्टैब्लिश करने का और प्रिवेंट करने का कोई स्कोप नहीं है। यहाँ पे सारा जो कमिटमेंट है वो वॉलेंट्री तरीके से ही फॉलो होता है। जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वॉलेंट्री टाइम टू टाइम कुछ डिक्लेरेशन करते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पे कोई बायोलॉजिकल वेपन नहीं हो रहा, वो अपने हिसाब से जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं बस वही है क्राइटेरिया फॉर प्रिवेंटिंग rise of biological weapons. There is no specific global या external level check for the member countries from not development of biological weapons. और साथ ही साथ आजकल जो नॉन स्टेट एक्टर्स बायोलॉजिकल वेपन्स डेवलप कर रहे हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए तो इस इंटरनेशनल कन्वेंशन में कोई बात है ही नहीं। अब चूंकि 1975 में ये कन्वेंशन इन्फोर्स हुआ था तो इसके 50 साल पूरे हुए हैं। उसी ओकेजन पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है और बायोटेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वी आर नॉट एडिक्वेटली prepared to deal with bioterrorism. The non-state actors can use biochemical weapons या biological weapons in very deadly manner and the world countries need to come together and strengthen this biological weapon convention जो अब 50 साल पुराना हो गया। तो ऑफ कोर्स कोई भी ट्रीटी जब 50 साल पुरानी होगी तो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से थोड़ा सा वो आउटडेटेड तो होगा ही, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ऐसा कहा डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि बायोटेररिज्म है क्या, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो कन्वेंशन लाया गया है उसमें कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं, ये सब आपको बताना है। तो जो भी हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आराम से इस आंसर को लिखा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट जीपीएस स्पूफिंग, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए जीपीएस स्पूफिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि जो जीपीएस ट्रैकर्स होते हैं उनको मिसगाइड करना। होता क्या है कि मान लीजिए जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आपने खाना ऑर्डर किया स्विगी पे तो या ओला
पे आपने कैब बुक किया ओला ऐप के थ्रू, तो आपको दिख रहा है ना कि आपके मोबाइल डिवाइस पे दिख रहा है कि वो कैब आपसे कितनी दूरी पे है, किस डायरेक्शन से आ रहा है। तो आप उस पे रिलाई कर रहे हो उस इंफॉर्मेशन पे। लेकिन ऐसा भी संभव है कि वो इंफॉर्मेशन रियल इंफॉर्मेशन ना हो सकता है कि किसी स्पूफर ने, किसी फ्रॉड ने आपके डिवाइस पे दूसरा सिग्नल भेज करके आपको इनकरेक्ट या फेक इंफॉर्मेशन फीड कर रहा हो। कैब हो कहीं दूर और दिखा रहा हो कोई पास में है। तो जीपीएस सिग्नल्स जो हैं वो सैटेलाइट बेस्ड आते हैं, वो कभी कभार उतने मजबूत तरीके से आ नहीं पाते हैं, और कोई स्पूफर आपके पास या आपके विसिनिटी में है और वहां से वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज करके आपके मोबाइल पे गलत जीपीएस इंफॉर्मेशन दिखा सकता है। इस तरह की एक एक्टिविटी को कहा जाता है जीपीएस स्पूफिंग, एक्ट ऑफ सेंडिंग फेक जीपीएस सिग्नल टू रिसीवर। इसमें जो विक्टिम डिवाइस होता है उसको रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन दैट ही और सी इज सीकिंग। रॉन्ग स्पीड या रॉन्ग डायरेक्शन दिखेगा, जिस एंटिटी को वो ट्रैक कर रहा है उससे रिलेटेड गलत इंफॉर्मेशन उसके डिवाइस पे दिखेगा। जीपीएस स्पूफिंग के लिए क्या करना होता है वो तो मैंने आपको बताया ही, हाउ डज इट वर्क। तो एक काउंटरफीट या नकली जीपीएस सिग्नल आपको क्रिएट करना है, आपको मतलब जो स्पूफर हैं वो क्रिएट करेंगे। इट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द रियल जीपीएस सिग्नल। इससे क्या होता है कि रियल जीपीएस सिग्नल को ये के ऊपर इंटरफेयर करने लगता है, उसको पूरी तरह से मजल कर देता है। और ये जो स्पूफ जीपीएस सिग्नल है, इट स्टार्ट्स डिसीविंग द ट्रैकर डिवाइस। अब जीपीएस स्पूफिंग डेंजरस क्यों है? क्योंकि देखिए जीपीएस का इस्तेमाल सिर्फ इस तरह के स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर के लिए नहीं होता। इट इज डन फॉर सम क्रिटिकल एक्टिविटीज ऑल्सो, जैसे कि एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए, शिप्स के डायरेक्शन के लिए, ड्रोन्स को गाइड करने के लिए। अब अगर जीपीएस स्पूफिंग होनी शुरू हो गई तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में एरर हो सकता है, एयरक्राफ्ट क्रैश हो सकते हैं, शिप्स को ड्रिफ्ट कराया जा सकता है फ्रॉम देयर डिजायर्ड ट्रैजेक्टरी। जाना था इसको इधर एज पर द जीपीएस सिग्नल, लेकिन जीपीएस स्पूफिंग करके इसको किसी और डायरेक्शन में मोड़ दिया गया। ड्रोन्स हाईजैक हो सकते हैं, व्हीकल्स कुड बी डायरेक्टेड इन रॉन्ग रूट्स, फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो हाईजैक हो सकता है, उसमें एरर्स इनक्रिप्ट किए जा सकते हैं, इन्फोर्स किए जा सकते हैं। मिलिट्री एसेट्स, मान लीजिए कि हमारी ट्रूप जा रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आर्मी जा रही है, आर्मी की एक ट्रूप जा रही है एक डायरेक्शन में, उसको गलत जीपीएस इंडिकेटर दे करके, जीपीएस सिग्नल दे करके उसको दूसरे डायरेक्शन में भेजा जा सकता है। तो सच जीपीएस स्पूफिंग कुड बी डेंजरस। हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि दिल्ली एयरपोर्ट में लगभग 20-25 दिनों पहले कई सारे फ्लाइट्स को डिले करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वहां पे कुछ एयरक्राफ्ट्स ने जीपीएस स्पूफिंग रिपोर्ट किया। और अब दिल्ली के बाद कोलकाता में, मुंबई में भी इस तरह के न्यूज रिपोर्ट किए गए हैं। अभी तक कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ नहीं है, कोई एयर क्रैश हुआ नहीं है, बट जीपीएस स्पूफिंग कुड बी अ बिग थ्रेट फॉर ऑल सच एक्टिविटीज। जीपीएस स्पूफिंग के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये कल्चर पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज को। सो हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक हर साल नागालैंड में मनाया जाता है इन ऑर्डर टू प्रमोट द रिचनेस ऑफ नागालैंड कल्चर एंड हेरिटेजेस। साल 2000, इन द ईयर 2000, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड डिक्लेयर्ड दैट इट विल बी सेलिब्रेटिंग ईयरली हॉर्नबिल फेस्टिवल। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने स्टार्ट किया इन ऑर्डर टू प्रमोट कल्चर ऑफ नागालैंड, ताकि वहां पे टूरिज्म बढ़ पाए। करंट न्यूज ये है कि चूंकि साल 2000 से शुरू हुआ था, तो दिस ईयर 2025 में 26th एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड। 1 तारीख को शुरू हुआ है, 10 दिसंबर तक चलेगा। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल, मुझे उम्मीद है कि आप पहले से भी जानते होंगे कि नागालैंड में मनाया जाता है। तो अक्सर एक गलती हो जाती है, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हॉर्नबिल जो बर्ड होगी इट मस्ट बी स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड, लेकिन ऐसा है नहीं। हॉर्नबिल bird is not a state bird of Nagaland. It is state bird of Nagaland is actually Blyth's tragopan.
हॉर्नबिल बर्ड के बारे में अगर बात की जाए तो IUCN में इसको कैटेगराइज किया गया है एज वल्नरेबल। इट इज स्टेट बर्ड ऑफ केरला एंड अरुणाचल प्रदेश। साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट्स के अलोंग मिलते हैं हॉर्नबिल्स, प्लस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हॉर्नबिल मिलते हैं। तो नागालैंड के अंदर भी हॉर्नबिल बर्ड्स मिलते हैं, बट इट इज नॉट स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड, इट इज स्टेट बर्ड ऑफ केरला एंड अरुणाचल प्रदेश। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रेज बेट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द वर्ड फॉर ईयर 2025। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, साल 2025 के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डिक्लेयर किया है रेज बेट एज वर्ड ऑफ द ईयर। रेज बेट का मतलब होता है ऐसे ऑनलाइन कंटेंट्स जो जानबूझ करके बनाए गए हैं ताकि लोगों के अंदर गुस्सा और स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन को इन्वोक कर पाए। ऐसा थंबनेल होगा कि देख करके आपको गुस्सा आ जाएगा, इन्होंने ऐसा किया, इसने। अब चलिए दूसरा लाइटर एग्जांपल दे देता हूं। गौतम गंभीर ने दी विराट कोहली को टीम से निकालने की धमकी। तो अब जो क्रिकेट फैन है, जो विराट कोहली का फैन है, उसके लिए एक तरीके का रेज बेट है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम these rage baits are created just to invoke outburst strong emotional reaction. Many a time these are offensive content posted to maximize clicks, and they are fake also, fabricated stories also. Conspiracy theories, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या इसने ऐसा किया, क्वेश्चन मार्क, और इस तरीके से अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को प्रमोट करेंगे। सो दीज काइंड ऑफ ऑनलाइन कंटेंट्स डू लीड टू एन इवेंट जिसको कहा जाता है रेस बेट, या दीज ऑनलाइन कंटेंट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ रेस बेट। रेस बेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। दूसरे नंबर पे आया है ऑरा फार्मिंग। पिछले साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर था ब्रेन रॉट, जिसमें लो क्वालिटी की ऑनलाइन कंटेंट जैसे कि रील्स वगैरह को देखते देखते इंसान का जो दिमाग है वो कंफ्यूज होने लगता है, कमजोर होने लगता है, उस स्थिति को कहा गया है ब्रेन रॉट। साल 2025 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने डिक्लेयर किया था वर्ड ऑफ द ईयर पैरासोशल। पैरासोशल जहाँ पे हम लोग सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हमें लगता है कि हम उनको जानते हैं, बट फॉर देम वी डोंट एग्जिस्ट। सच फिनोमिना इज एक्सप्लेन्ड थ्रू टर्म पैरासोशल। ये सारे वर्ड्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? आप देखिए, वर्ड ऑफ द ईयर चुने जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ, और हर साल जो अब आजकल वर्ड्स ऑफ द ईयर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं। इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, प्रभाव हमारे जीवन पे काफी हद तक बढ़ता जा रहा है, और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कम दिख रहा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिख रहा है। तो एथिक्स पेपर में हमारे टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल। वहाँ पे आप ये सब आर्ग्यूमेंट्स रेज कर सकते हैं कि द वर्ड्स ऑफ द ईयर लाइक रेज बेट, ब्रेन रॉट, पैरासोशल, दीज आर हाईलाइटिंग द राइजिंग चैलेंजेस बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। संचार साथी ऐप मस्ट बी प्री इंस्टॉल्ड ऑन फोन्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये जो न्यूज़ है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक के बाद एक अब लगातार आदेश निकालने शुरू किए हैं साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, साइबर फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए। याद है कल मैंने बताया था सिम बाइंडिंग के बारे में। आज की न्यूज़ ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा है कि जो भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंश्योर कराना है कि अगले साल मार्च से जो भी स्मार्टफोन वो बेचेंगे उसमें संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए, और उसको डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। उसको ऐसे डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि साइबर फ्रॉड को प्रिवेंट किया जा सके। संचार साथी ऐप बहुत अच्छा ऐप है, आप अभी भी अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड कर लीजिए। इससे होता क्या है कि अगर आपका फ़ोन कभी खो भी गया तो आप अपने फ़ोन को रिमोट तरीके से दूर से ही उसको लॉक करा सकते हैं, उसके मिसयूज को प्रिवेंट करा सकते हैं। उसके अलावा संचार साथी ऐप ऑल्सो ऑथेंटिकेट्स IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर।
ये 15 डिजिट का एक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है जो हर एक मोबाइल सेट को दिया जाता है। समझ जाइए कि मोबाइल फोन्स का, मोबाइल डिवाइसेस का ये आधार नंबर है। तो अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो उसमें IMEI नंबर काफ़ी हेल्पफुल होता है उसको ब्लॉक कराने में। तो IMEI नंबर सही है या नहीं है एक फ़ोन के अंदर, डिवाइस के अंदर, वो भी ऑथेंटिकेट करता है। अगर फ़ोन चोरी हो गया तो उसको ब्लॉक करने में मदद करता है। अगर फ़ोन की कोई क्लोनिंग करेगा, उससे डेटा चुराने की कोशिश करेगा, तो उसमें भी संचार साथी ऐप विल बी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग सच एक्टिविटीज़। तो साइबर फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने में संचार साथी ऐप इज़ क्वाइट यूज़फुल। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आर्टिकल 33 से रिलेटेड तो सीधा प्रश्न था, रिस्ट्रिक्ट और एब्रिगेट एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ड्राफ्ट सीड में फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि फार्मर्स अपना इंडिजीनियस सीड बेच सकते हैं। सेकंड वाला सही है। मोबाइल फोन से रिलेटेड सिम बाइंडिंग तो सीधा सीधा प्रश्न था, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। यहाँ पे अगेन आंसर विल बी ऑप्शन डी। सिद्धि जैन इज द फीमेल कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट मेडल। So that's all from our side for today. Thanks for watching.